साहिर के सीने पर कभी किशोरावस्था में अमृता प्रीतम ने कड़वा तेल मला था। कहती हैं, चाहती थी हमेशा इसी तरह तेल मला करूं। यानी साहिर जिंदगी भर बीमार पड़ा रहे। इस घटना को इतनी बार अमृता प्रीतम कह चुकी हैं और लोग पढ़ चुके हैं कि बेचारे साहिर के सीने पर फफोले आ गए होंगे। इतनी मालिश हुई है। मेरा अंदाज है कि अमृता प्रीतम के इस बार के बयान से बेचारा साहिर खुद परेशान होगा, बल्कि शर्माता होगा। लिबरेशन का अमृता प्रीतम की ही जुबानी ये हाल है कि उनका लड़का खुद उनसे पूछता है, मम्मी, क्या मैं साहिर अंकल का बेटा हूं? ये मुक्ति है जिसमें बेटा मां से पूछे कि ये जो मर्द तेरे आसपास हैं, इनमें कौन मेरा बाप है? मुझे मेरे बाप की तलाश है। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द सीरियस कॉमेडी शो में। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर मैं व्यंग वाचन को रिकॉर्ड करके आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, हम एक नई सीरीज़ की भी शुरुआत करने जा रहे हैं। उस सीरीज़ का नाम है बातचीत। इसमें हम कुछ इंटरव्यूज़ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और वो इंटरव्यूज़ भी जो हैं हास्य व्यंग की शैली में होंगे। आप लोगों ने हमें इतना समर्थन दिया है कि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़कर 4,600 हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये नया प्रयास भी बहुत पसंद आएगा और आप हमें अपना समर्थन और प्यार ऐसे ही देते रहेंगे। व्यंग वाचन की सीरीज़ भी अपनी जगह पर चलती रहेगी। तो दोस्तों, आज प्रस्तुत है हरिशंकर परसाई जी का व्यंग एक मादा दूसरी कुड़ी। एक मादा दूसरी कुड़ी, हरिशंकर परसाई। कमलादास मलयालम और अंग्रेजी की प्रतिष्ठित कथा लेखिका और कवयित्री हैं। अमृता प्रीतम पंजाबी और हिंदी की प्रतिष्ठित कथा लेखिका और कवयित्री हैं। दोनों ने आत्मकथा लिख डाली। कमलादास की आत्मकथा है मेरी कहानी और अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट। पढ़ मैंने काफी पहले ली थी, पर इन पर कुछ कहने से मैं अभी तक डर रहा था, क्योंकि दोनों लिबरेटेड यानी कि मुक्त स्त्रियां हैं। कम से कम इनके तेवर तो ऐसे ही हैं। पता नहीं ये किन किन चीजों से मुक्त हो गई हों। इनकी मुक्ति के जाल में फंस जाओ तो फजीहत। हाँ, मुक्ति की भी जंजीरें होती हैं। इन आत्मकथाओं को पढ़कर लगा कि इन मुक्त नारियों ने, बौद्धिक नारियों ने अपने को उन जंजीरों से और ज्यादा कसकर बांध लिया है जो नारी को गुलाम बनाती हैं, यानी मांस और अति भावुकता। कमला दास की आत्मकथा का नाम होना चाहिए था एक मादा की कहानी। ये किसी स्त्री की कहानी नहीं है, लेखिका की तो कतई नहीं, शुद्ध मादा की कहानी है। ये बकरी या गाय की कहानी भी हो सकती है। बकरी या गाय को कम से कम घास पत्ती की तो चिंता होती है। कमला दास को ये चिंता भी नहीं है। बकरी या गाय का सेक्स का एक समय होता है। कमला दास का 12 मासा है। बकरी या गाय बच्चे को दूध पिलाती या चाटती है। कमला दास ने अपने आदमजादों से ऐसा किया हो, इसका कोई आभास किताब में नहीं मिलता। पति से घृणा या प्रेम का कोई रिश्ता नहीं। वो केवल अति कामुक नर है, समलैंगिक भी है। पति समेत जिन भी नरों से लेखिका के संबंध रहते हैं, उनमें से किसी से भी लेखिका का कोई भावात्मक लगाव नहीं है। एक बौड़म है जो लेखिका को देवी मानकर दूर से ही आरती करता रहता है। पूरी कथा में एक ही बात है, चूमा चाटी, दबोच लेना, मसल देना, बिस्तर पर चले जाना। कभी इच्छा से, कभी अनिच्छा से। मैं हर अध्याय इस आशा से खोलता कि इसमें कुछ और होगा, पर वही वही होता है। अमृता प्रीतम की आत्मकथा में भी आदमी है, साहिर, इमरोज और पति।
अमृता प्रीतम में खूब रंगीन भाषा, शैली की अदाएं, अति भावुकता, सस्ती भावना वगैरह हैं। ठोस यथार्थ जिंदगी अमृता प्रीतम के लिए केवल लिजी कहीं कहीं फफूंदी हुई भावुकता के समान है। साहिर के सीने पर कभी किशोरावस्था में अमृता प्रीतम ने कड़वा तेल मला था। कहती हैं, चाहती थी हमेशा इसी तरह तेल मला करूं। यानी साहिर जिंदगी भर बीमार पड़ा रहे। इस घटना को इतनी बार अमृता प्रीतम कह चुकी हैं और लोग पढ़ चुके हैं कि बेचारे साहिर के सीने पर फफोले आ गए होंगे। इतनी मालिश हुई है। मेरा अंदाज है कि अमृता प्रीतम के इस बार के बयान से बेचारा साहिर खुद परेशान होगा, बल्कि शर्माता होगा। लिबरेशन का अमृता प्रीतम की ही जुबानी ये हाल है कि उनका लड़का खुद उनसे पूछता है, मम्मी क्या मैं साहिर अंकल का बेटा हूं? ये मुक्ति है जिसमें बेटा मां से पूछे कि ये जो मर्द तेरे आसपास हैं, इनमें कौन मेरा बाप है? मुझे मेरे बाप की तलाश है। अमृता प्रीतम का मजा यह है कि अभी तक उन्होंने किशोरावस्था पार नहीं की। वे वही 18 साल की कुड़ी हैं। जिंदगी ने उन्हें कुछ नहीं सिखाया। अनुभव उनके लिए बेकार गए। कमला दास की आत्मकथा पढ़ते हुए लगा कि जैसे किसी मांसाहारी होटल के सामने खड़ा हूं, जिसके साइन बोर्ड पर लिखा है, यहां बढ़िया चिकन, कबाब, मुर्ग मुसल्लम, बिरयानी मिलते हैं। रेडियो फिल्मी गाना चीख रहा है कि जा रे पीछा छोड़ मुझ मत वाली का, रूप सहा नहीं जाए नखरे वाली का। अमृता प्रीतम की आत्मकथा पढ़ते हुए लगा जैसे दिल बहार होटल के सामने खड़ा हूं, जिसकी दीवारें चटक और गहरे लाल हरे रंगों से पुती हुई हैं। अभिनेत्रियों के अधनंगे फोटो टंगे हैं। रेडियो फिल्मी गाना चीख रहा है, अखियां मिला के जिया भर माँ के, चले नहीं जाना हो, चले नहीं जाना। कमला दास की आत्मकथा कबाब की प्लेट है। अमृता प्रीतम की आत्मकथा लस्सी का ग्लास है जिस पर झाग है। एक अधेड़ औरत है या बूढ़ी, होंठ रंगे हैं, चेहरे पर पाउडर पुता है, आंखों में सुरमा, बालों से टपकता तेल है, चोटी फुंदे हैं, सलमा सितारे हैं। ये भी एक किशोरी के हाव भाव दिखाकर मटक कर कह रही है, हम वैसी नहीं हैं। ये रसीदी टिकट की स्त्री है। दूसरी प्रौढ़ा है। वो आदमी को कान पकड़कर बिस्तर पर ले जाती है। जब उसे छोड़ती है तब भोली बच्ची की तरह कहती है, हमें ये सब अच्छा नहीं लगता। मुझे इन आत्मकथाओं को पढ़ने में पहले कतई भ्रम नहीं था कि मैं सावित्री सत्यवान की कथा पढ़ने वाला हूं। मैं कोई सतही नैतिकतावादी और पवित्रतावादी भी नहीं हूं। मैं लेखिकाओं से कहता हूं कि खोल कर बताना हो तो अब बता दो, मगर सवाल यह है कि आप खामखाह बताने पर तुली क्यों हैं? उम्र ढल जाए, इस उम्र में न घर वाले को दूसरी मिले और न अपने को दूसरा। बच्चों को ऐसे दीक्षित कर लिया हो कि वे सेक्स को आइसक्रीम समझते हों। परिवार और समाज की जरूरत नहीं रह गई हो, इनसे या तो बाहर निकल गई हूं या ऊपर उठ गई हूं। तब लेखिका सोचती है, बहादुर बन जाओ, वर्जनाओं को खत्म करो, ऐसा अपने बारे में लिखो कि लोग चौंकें, सनसनी फैले, विवाद हो। मैं इन लेखिकाओं को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो उन्होंने लिखा है वो चौंकाने वाला नहीं है, उबाने वाला है। इसे पढ़कर लेखिका के साहस पर दाद देने की इच्छा नहीं होती, उस पर दया आती है। सवाल उठता है कि ये प्रबुद्ध लेखिकाएं इतने साल कहां रहीं? ऐसा लगता है किसी देश, किसी समाज में नहीं रहीं। रही होती तो इस समाज की हलचल, धड़कन, स्पंदन, द्वंद्व
कहीं तो इस लेख में आता। कुछ नहीं तो कम से कम लेखकीय अनुभवों और संघर्षों की ही याद की जाती। पर ऐसा लगता है कि ये जिंदगी भर हिंद महासागर के किसी निर्जन द्वीप में रहीं, जहां केवल दो तीन या कुछ और अधिक मर्द थे। खाने पीने का सामान आसमान से उतर आता था, कपड़े हवा में उड़कर चले आते होंगे। ऐसे बियाबान द्वीप में लगता है इन प्रबुद्ध लेखिकाओं ने जिंदगी गुजार दी, केवल शरीर और सपनों पर। अब अगर कोई वैज्ञानिक अपनी पूरी आत्मकथा में केवल यही लिखे कि वहां मैंने पुलाव खाया, फिर वहां गया तो बढ़िया मुर्गा खाया, फिर उधर का बढ़िया आम खाया, उस जगह की मलाई बहुत अच्छी है, तो क्या ये वैज्ञानिक की आत्मकथा हुई? ये तो एक चटोरे की जीवनी हुई। पाठक लोग तो पैसे खर्च करके इसलिए ये किताबें खरीदते हैं कि ये लेखिकाओं की आत्मकथाएं हैं, और पढ़कर सोचते हैं, क्या इन लेखिकाओं को अपने बारे में सिर्फ इतनी सी बात कहनी है? ये आत्मकथाएं कुल इतना बताती हैं कि लेखक जब अपने बारे में लिखता है तब लेखक कतई नहीं रहता। आखिर ये लेखन कर्म और धर्म से भी तो लिबरेटेड हैं।